हेलो फ्रेंड्स, गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यान यानी कि धागे के बारे में पढ़ेंगे। ये कपड़े हमारे आसपास चैप्टर का भाग 4 है। इसके भाग 1, 2 और 3 में हमने रेशों के बारे में जाना था। रेशों में क्या गुण होने चाहिए जिससे उसे कपड़ा बनाया जा सके, उसके बारे में जाना था। कुछ प्राकृतिक रेशों की विशेषताओं के बारे में जाना था और कुछ कृत्रिम रेशों की विशेषताओं के बारे में जाना था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि रेशे से जब कपड़ा उत्पादन होने की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसमें अगला स्टेप है वो है धागा बनाना। तो धागा कैसे बनता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये धागे की प्रोसेसिंग के बारे में जान पाएंगे। धागे की कताई कैसे होती है उसको जान पाएंगे। कुछ धागों से रिलेटेड शब्दावलियां हैं उनको जानेंगे और धागे के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धागा यानी कि यान ये फाइबर या रेशे से बना हुआ होता है। आप सभी जानते हैं किसी भी टेक्सटाइल मटेरियल का बेसिक यूनिट क्या है, रेशा है। तो धागे रेशे से बने हुए होते हैं। धागा या धागा बनाने के लिए कई रेशों को एकत्र कर कर उनको घुमाया जाता है। बहुत सारे रेशे होते हैं, ऐसे बहुत छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको घुमाया जाता है और घुमाने से धागा बनके तैयार हो जाता है इस तरीके से। और अच्छे से समझने के लिए इसको आप जान पाएंगे जब आपने कभी दीपक जलाने के लिए रुई की बत्तियां बनाई हों, वो उसी तरीके से ट्विस्ट करके धागा बनाया जाता है। यान को कपड़ा, फाइबर, फिलामेंट या सामग्री के बुनाई अन्यथा कपड़े के बनाने के लिए उपयुक्त रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो बिना धागा बनाए बन जाते हैं। यानी कि जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया वो क्या है, पहले रेशे से यान बनाया जाता है धागा, और धागे से कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ प्रक्रिया ऐसी हैं जैसे कि फेल्ट या गैर बुने हुए कपड़े जिसमें डायरेक्ट रेशे से कपड़ा बनता है, धागा बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो लंबे तंतु होते हैं जिनको फिलामेंट कहते हैं, दूसरा छोटे तंतु होते हैं जिनको स्टेपल फाइबर कहते हैं। लंबे तंतु जो बहुत लंबे होते हैं और सिर्फ रेशम ही एक ऐसा प्राकृतिक तंतु है जो बहुत लंबा होता है, फिलामेंट फाइबर कहलाता है। बाकी सारे प्राकृतिक तंतु स्टेपल होते हैं। मैन मेड दोनों हो सकते हैं, स्टेपल भी और फिलामेंट भी। अब यान का धागे का प्रसंस्करण कैसे होता है उसको जानते हैं। प्राकृतिक स्टेपल रेशों से सूत को संसाधित करने की प्रक्रिया को कताई की प्रक्रिया कही जाती है, और कताई सूत को संसाधित करने का अंतिम चरण होता है। इसके अलावा ये 4 चरणों से गुजरती है प्रक्रिया। सबसे पहली प्रक्रिया है सफाई जिसको क्लीनिंग कहते हैं। सफाई में प्राकृतिक रेशों में आमतौर पर उनकी जो प्राप्ति का सोर्स होता है, जहाँ से लिया जाता है, वहाँ से बहुत सारी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। जैसे कॉटन की बॉल्स ली गई हैं, अब हवा चल रही है, उसमें धूल मिट्टी के कण हैं जो कि कॉटन के फाइबर्स में जाके चिपक जाएंगे, तो वो सारी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो फाइबर में आ जाती हैं। उनको हटाने की प्रक्रिया को ही सफाई या क्लीनिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। रेशों को अलग कर लिया जाता है और उनसे लैब्स बनाए जाते हैं। लैब्स क्या होते हैं, फाइबर्स को कलेक्ट कर करके छोटा छोटा गोलाई में उसको जमा कर लिया जाता है, रोल कर लिया जाता है, उसे लैब्स कहते हैं। उसके बाद पूनी बनाई जाती है। सफाई करने के बाद पूनी बनाने के लिए जो लैब्स हमने बनाए हैं, लैब्स को खोलकर उनको सीधा किया जाता है। फिर उनको कॉर्डिंग कॉम्बिंग क्या है, जैसे हम अपने बालों को कंघी करते हैं, तो कॉर्डिंग कॉम्बिंग की प्रक्रिया के द्वारा उसको कंघी कर दिया जाता है, उस ब्रश कर दिया जाता है, और रेशे उससे जो आपस में मिले हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक दूसरे के समानांतर आ जाते हैं। बेहतरीन कपड़ों के लिए, अगर अच्छे कपड़े बनाने हैं, अच्छी चमक वाले बनाने हैं, तो लैब्स की धुनाई के बाद उनकी कॉम्बिंग की जाती है। अब इस प्रक्रिया में भी छोटी मोटी अशुद्धियाँ जो बची रह जाती हैं वो दूर हो जाती हैं और उनसे पूनी बना ली जाती है।
पूनी खुले रेशों का रस्सी जैसा ढेर होता है जो 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। समझ गए आप? उसके बाद अनुकरण की प्रक्रिया होती है और तानने की प्रक्रिया होती है। रेशों को लंबे तंतुओं में परिवर्तित करने के लिए उन्हें आवश्यकता अनुसार जो भी आकार चाहिए उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है और इस प्रक्रिया को तानना की प्रक्रिया या तनुकरण की प्रक्रिया कही जाती है। तानने के पश्चात बाद क्या होता है, पूनी को रोविंग मशीन, एक मशीन होती है रोविंग मशीन, उसमें डाला जाता है और जब तक तनुकरण किया जाता है, जब तक वो अपने मूल व्यास का 1/4 से 1/8वां माप नहीं हो जाता है, तब तक उसे उस रोविंग मशीन में रखा जाता है। फिर वहाँ से लेकर कताई कर ली जाती है और तंतु को अंतिम आकार दे दिया जाता है। इस समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है और उनको कोन में लपेट दिया जाता है। तो तनुकरण के बाद कताई कर ली जाती है और उसको खींच कर धागों का आकार दिया जाता है, ट्विस्टिंग दी जाती है, साथ में ऐंठन दी जाती है और धागे को कोन में लपेट दिया जाता है। ये तो हो गया प्राकृतिक धागा कैसे बनता है। अब अगर हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर की, मानव निर्मित रेशों की, तो सभी मानव निर्मित रेशे तंतुओं के रूप में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जैसे पहले बताया था, ये स्टेपल भी हो सकते हैं, छोटे तंतु भी हो सकते हैं और लंबे तंतु भी हो सकते हैं। सभी मानव निर्मित रेशों को पहले तंतु के रूप में तैयार करते हैं और सूत एक तंतु या बहुत सारे तंतुओं को मिलकर तथा उन्हें गूंथकर बनाया जाता है। और मानव निर्मित रेशों को प्राकृतिक रेशों के विपरीत स्टेपल रेशों के रूप में काट लिया जाता है। पहले इसमें फिलामेंट फाइबर यानी लंबे रेशे बनाए जाते हैं, फिर उन लंबे रेशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो वो छोटे तंतु बन जाते हैं। मानव निर्मित जो भी रेशे होते हैं, अगर उसमें सम्मिश्रण रेशे बनाए जाएंगे, ब्लेंडेड फाइबर बनाए जाएंगे, जैसे कि कॉट वुल, कॉटन और वुल का कॉम्बिनेशन, टेरी वुल, टेरिलीन और वुल का कॉम्बिनेशन, ऐसा बनाया जाएगा तो इसी स्थिति में उसको मिला लिया जाता है, फिर उनकी कताई करके उनसे रेशा बनाया जाता है। क्लियर? तो जो ये कताई की प्रक्रिया है ये 2 तरीके की होती है। एक तो यांत्रिक कताई होती है, दूसरी रासायनिक कताई होती है। यांत्रिक कताई में कुछ उपकरण इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्पिंडल धुरी जिसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये स्पिंडल है, आप तकली भी इसको कहते हैं, आपने शायद कभी इस्तेमाल किया हो या देखा हो। ये एक धातु का बना हुआ पदार्थ होता है जिसमें नीचे पूनियों को लगाते हैं नुकीले भाग में और तकली को या स्पिंडल को घुमाते हैं और एक दूसरे हाथ से धागे को खींचते रहते हैं। तो घूमने की वजह से उसमें ऐंठन आती जाती है और धागा ऊपर लिपटता चला जाता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे। उसके बाद है कताई पहिया या स्पिनिंग व्हील, चरखा जिसको आप कहते हो, आप सभी ने देखा है, गांधी जी का चरखा सुना है बहुत बार। तो चरखे से भी धागा निर्माण की प्रक्रिया की जाती है जो आज भी प्रचलन में है। इसमें वही ठीक वही प्रक्रिया है, चरखा चलाते हैं, पूनियों को आगे फंसा के रखते हैं और एक दूसरे हाथ से चरखा चलता है जिससे ऐंठन आती रहती है और धागा का निर्माण होता जाता है। और इसके अलावा आज के समय में कताई मशीन, स्पिनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे पूरी मशीन होती है जो ऑटोमेटिक होती है और उसमें पूनियाँ डाल रखी हुई होती हैं और लूप वो घूमती रहती हैं जिससे धागे में ऐंठन आती है और रील में लिपटता धागा चला जाता है। एक साथ बहुत सारा धागा बनाया जा सकता है। जो रासायनिक कताई प्रक्रिया है इसकी पूरी डिटेल मैंने इसके वीडियो 1 में दी हुई है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। सूखी कताई की जाती है, इसमें जो भी पॉलीमर होते हैं जिससे धागा बनाना है उस पॉलीमर को स्पिनरेट में डाला जाता है और उसे हवा के माध्यम से हार्ड करके और निकाल लिया जाता है। यहाँ पे गर्म हवा से उसे हार्ड किया जाता है। दूसरा जो गीली कताई है उसमें प्रक्रिया वही पूरी सेम है, जो पॉलीमर को डालना उसको स्पिनरेट में डालते हैं, लेकिन इसको ड्राइंग करने का जो मेथड है वो गीली प्रक्रिया है क्योंकि उसको पानी या किसी सॉल्यूशन में डाल के धागे को हार्ड किया जाता है। जबकि मेल्ट स्पिनिंग में ठंडी हवा चलाई जाती है मेल्टेड पॉलीमर को
मेल्ट हुए पॉलीमर को स्पिनरेट में डाला जाता है और धागा बना लिया जाता है। अब आइए जानते हैं कुछ शब्दों के बारे में, शब्दावली जो इस्तेमाल की जाती है धागों में। सबसे पहले है यार्न संख्या। यार्न संख्या एक धागे के मोटेपन को या सुंदरता को कहते हैं। धागा कितना सुंदर, फाइन है, मोटा है या पतला है। ये प्रति इकाई द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रति इकाई का संकेत है। द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई द्रव्यमान, यानी एक पर्टिकुलर लंबाई में कितना वजन है धागे का या किसी वजन के धागे की कितनी लंबाई है उसको इंडिकेट करता है। और इसी को यार्न नंबर कहते हैं या यार्न नंबरिंग सिस्टम कहा जाता है। जितना ज़्यादा यार्न नंबर होगा धागा उतना ही महीन होगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि यदि 1000 मीटर का धागा कपास के 1 पाउंड से तैयार किया जा रहा है तो उसका यार्न नंबर 1 होगा। अगर 5000 मीटर धागा 1 पाउंड कपास से तैयार किया जा रहा है तो उसका नंबर क्या होगा? 5। तो फाइन यार्न कौन सा हुआ? ज़्यादा महीन यार्न कौन सा हुआ? जिसका यार्न नंबर ज़्यादा है, जैसे कि 5, क्योंकि 5000 मीटर धागा 1 ही पाउंड से तैयार किया गया था। दूसरा है यार्न ट्विस्ट। अभी इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। यानी धागे में जो ऐंठन दी जाती है या सूत की बटें भी कही जाती हैं। रेशों को सूत में परिवर्तित करने के दौरान रेशों को जोड़ने के लिए बटें बनाई जाती हैं। उनको धीरे धीरे ट्विस्ट किया जाता है 1 इंच में, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया ट्विस्टिंग की जाती है। जैसे आप समझने के लिए समझ लीजिए रुई की बत्ती जैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल होता है TPI, यानी ट्विस्ट पर इंच। 1 इंच में कितने ट्विस्ट हैं। जैसे कि हम मानते हैं ये 1 इंच है, इसके अंदर कितने ट्विस्ट हो गए आपके? 1 2 3 4 ट्विस्ट हो गए। तो इसका ट्विस्ट TPI क्या हो गया? 4। ठीक है। तो ट्विस्ट पर इंच से इसको पर इंच में जितने ट्विस्ट होते हैं उसको जाना जाता है। और जितना ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है उतने ही हार्ड फाइबर बनता है। जितने कम ट्विस्ट होते हैं उतना ही मुलायम और चमकीला रेशा होता है। जैसे कि डेनिम में ज़्यादा ट्विस्ट किया जाता है तो सूत में लकीरें नज़र आती हैं। एक और शब्दावली इस्तेमाल होती है यार्न एंड थ्रेड। इंग्लिश हिंदी में तो धागा ही है वो। यार्न क्या है? यार्न और धागा सेम ही चीज़ है, बस यार्न आमतौर पर कपड़े के निर्माण के उपयोग के लिए यार्न शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिन धागों से कपड़ा बनाया जाता है। जबकि थ्रेड हम जिससे कपड़े के विभिन्न टुकड़ों को जोड़कर सिलाई करके अपनी ड्रेसेस बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, वो थ्रेड है। अब धागे में घुमाव 2 तरीके से दिया जाता है। पहला है एस ट्विस्ट, दूसरा है पहला जेट ट्विस्ट फिर एस ट्विस्ट। धागे और रस्सी के उत्पादन की प्रक्रिया में फाइबर धागों को एक साथ बांधती है और जो मोड़ की दिशा होती है, अगर मोड़ की दिशा, जब धागों को हम ट्विस्ट डालते हैं और मोड़ की दिशा दाईं ओर हो तो उसे हम कहते हैं जेट ट्विस्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दाईं ओर है तो इसको हम कहते हैं जेट ट्विस्ट, और अगर बाईं ओर है तो उसको हम कहते हैं एस ट्विस्ट। तो 2 तरीके से ट्विस्टिंग की जाती है ये धागों में। इसके बाद आइए जानते हैं धागे के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं। धागे 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। पहला है सरल धागा, सिंपल थ्रेड, जिसको यार्न कहते हैं। दूसरा है मिश्रित धागा, ब्लेंड यार्न, और तीसरा है नवीन यार्न या नोवेल्टी यार्न। सरल धागे एकल प्लाई या कॉर्ड यार्न हो सकते हैं। ब्लेंडेड धागे कॉर्ड सूल, टेरी लीन, टेरी वुल ऐसे हो सकते हैं। और नॉवेल्टी यार्न बहुत प्रकार के हैं, यहाँ पे कुछ ही प्रकार को हम चर्चा में लाएंगे। स्लब यार्न, गांठ यार्न, झुंड यार्न और सर्पिल धागा। तो एकल यार्न, सिंगल यार्न, जैसा मैंने अभी बताया, बहुत सारे रेशों से एक धागा बना लिया जाता है ट्विस्ट देकर, ये कहता है एकल यार्न। प्लाई यार्न कई होंगे, सिंगल प्लाई, इसको हम सिंगल प्लाई भी कहते हैं। फिर डबल प्लाई, ट्रिपल प्लाई, 3 प्लाई, 4 प्लाई यार्न। इसमें क्या करते हैं, जितने भी धागे होते हैं, जैसे कि ये आपका 1 प्लाई यार्न हो गया, दूसरा प्लाई यार्न एक और प्लाई यार्न हो गया, ठीक है, 3 प्लाई यार्न। अगर 2 धागों को अलग अलग 2 प्लाई यार्न को जोड़कर एक यार्न बनाया गया है तो ये कहलाता है 2 प्लाई यार्न। इसमें 2 प्लाई लगी हुई हैं।
यही 3 प्लाई हो गया, एक धागा बना लिया गया इनसे, तो ये 3 प्लाई यार्न हो गया। इसी तरह 4 प्लाई बन सकता है और 5 प्लाई बन सकता है, मल्टीप्लाई बन सकता है। फिर कॉर्ड या केबल है, बहुत सारे मल्टीपल प्लाई यार्न को जोड़कर बनाया जाता है। मैं बताती हूँ आपको। तो मल्टीपल प्लाई यार्न को जोड़कर, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1, 2 और 3 अलग अलग प्लाई यार्न को जोड़कर एक कॉर्ड यार्न या रस्सी यार्न बना दिया गया। ब्लेंड यार्न में रेसे ही मिला लिए जाते हैं, दो प्रकृति वाले रेसे, जैसे कि कॉटन और वुल को मिला लिया गया तो कॉट्स वुल बनके तैयार हो जाता है। फिर नवीन यान कई तरीके के होते हैं और जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले है स्लब यान। स्लब यान में धागे में, यहाँ आप चित्र में देख पा रहे होंगे, धागे में ही स्लब बनाए जाते हैं, यानी कि धागे को बना के उन्हें बीच बीच में लूज धागा छोड़ दिया जाता है, फिर बट दिया जाता है। तो ये हो गया स्लब यान। जैसी आवश्यकता होती है डिज़ाइन देने के लिए सब यान बनाए जा सकते हैं। इसके बाद नॉट यान, स्पॉट यान या नॉब यान होते हैं। जैसा कि नॉट आपको समझ में आ रहा है, धागे में बीच बीच में गांठें बनी होती हैं। ये भी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जा सकते हैं। झुंड यान जो होते हैं वो, इनको हम झुंड यान में धागों में बीच बीच में धागों के फर निकले हुए होते हैं इस तरीके से, तो इनको हम झुंड यान कहते हैं। ये भी पर्पजली बनाए जाते हैं, डिज़ाइनिंग देने के लिए कपड़ों में बनाए जाते हैं। जबकि स्पाइरल यान, ये स्पाइरल यान जो होते हैं, सर्पिल यान भी इनको कहते हैं, ये स्पाइरल के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि नवीन धागे सिर्फ एक धागों से नहीं बनते, इसमें 2 या 3 धागों का प्रयोग होता है। एक इसका बेस यान होता है, दूसरा डिज़ाइनर यान होता है और तीसरा जॉइंटिंग यान, एडेसिव यान, जो उस डिज़ाइन को उस धागे से जोड़ कर रखता है। और धागा कितना मजबूत है ये निर्भर करता है कि बेस यान कितना मजबूत है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बेस यान है ब्लू कलर का और रेड कलर का, या डिज़ाइनर यान है, और इन दोनों को स्पाइरल बनाने के लिए इसको एक पतले महीन धागे से जोड़ा गया होगा, जिसको बाइंडिंग यान कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर किसी मुख्य उद्देश्य के लिए ये धागे बनाए जाते हैं और कपड़ों में नवीनता लाते हैं, डिज़ाइंस लाते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया धागों के बारे में, धागों के प्रकार के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस।